हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे आईपीसी और आईपीसी में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। इसमें हमें बता रखा है कि जो भी ऑफेंस है वो पब्लिक के अगेंस्ट जो ऑफेंस है उनके बारे में बता रखा है। सबसे पहले हमें सेक्शन नंबर 141 बता रखा है जिसमें हमें अनलॉफुल असेंबली के बारे में बता रखा है। तो अनलॉफुल असेंबली इसमें बता रखा है कि पाँच या पाँच से ज़्यादा पर्सन की जो असेंबली होगी, पाँच या पाँच से ज़्यादा पर्सन जब एक साथ होंगे तो उसे अनलॉफुल असेंबली कहा जा सकता है अगर उनका कॉमन ऑब्जेक्ट जो है इन पांच चीज़ों में से एक हो। तो वो असेंबली पाँच पर्सन की पाँच या पाँच से ज़्यादा पर्सन की असेंबली अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। इसमें हमें फर्स्ट बता रखा है कि अगर क्रिमिनल फोर्स शो कर रहे हैं स्टेट के खिलाफ और स्टेट के खिलाफ क्रिमिनल फोर्स शो करके उसे ओवर वो करना चाहते हैं, उसे मतलब उसका तख्ता पलट या कुछ उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सेकंड में हमें बता रखा है कि अगर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ या किसी लीगल प्रोसेस को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है किसी लॉ या लीगल प्रोसेस का और उसे रेजिस्ट करते हैं पाँच या पाँच से ज़्यादा पर्सन तो वो अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। या और थर्ड में हमें बता रखा है अगर मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं तो वो क्या कहते हैं असेंबली अनलॉफुल हो जाएगी। और अगर किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेते हैं क्रिमिनल फोर्स द्वारा, ठीक है, अगर क्रिमिनल फोर्स द्वारा किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। और फिफ्थ में हमें बता रखा है कि अगर किसी पर्सन को कंपेल करते हैं और वो जो पर्सन था वो लीगली बाउंड नहीं था उस काम को करने के लिए, मगर उस पर्सन को कंपेल करते हैं तो वो असेंबली अनलॉफुल हो जाएगी। इसमें क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके किसी पर्सन को कंपेल किया जाता है और वो लीगली बाउंड नहीं होता है उस काम को करने के लिए, या फिर वो ओमिट उसको करने के लिए नहीं होता है, मगर उसे उसे ज़बरदस्ती उसको उसके साथ करके करवा देते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमें बता रखा है कि एक असेंबली अनलॉफुल नहीं लॉफुल है, मतलब है ना, वो अनलॉफुल नहीं है ना, जब वो असेंबल हुई, ठीक है, जब वो असेंबल हुई तो वो पांच पांच जो पर्सन थे वो लॉफुल असेंबली थी उनकी, वो शांति से थे, मगर वो अनलॉफुल असेंबली भी हो सकते हैं अगर इन इन पांच चीज़ों में से अगर वो कोई भी एक चीज़ करेंगे तो वो अनलॉफुल असेंबली में आ जाएंगे। 142 में बता रखा है कि मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, कि किसे कहा जाएगा मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, कि जिसे फैक्ट से वो अवेयर हो, ठीक है, कि इस फैक्ट से अवेयर हो कि जो वो असेंबली है वो अनलॉफुल असेंबली है और उसे इंटेंशनली ज्वाइन कर रहा है वो पर्सन उस असेंबली को और उसमें कंटिन्यू, है ना, असेंबली में ज्वाइन कर रहा है और या फिर उसमें कंटिन्यू रहता है तो वो मेंबर माना जाएगा अनलॉफुल असेंबली का। ठीक है, 143 में हमें दे रखी है इसकी पनिशमेंट। तो पनिशमेंट इसमें कितनी होगी, 6 महीने और फाइन। ठीक है, आगे आ जाते हैं 144 में। 144 में हमें बता रखा है कि अगर आप अनलॉफुल असेंबली ज्वाइन करें आर्म्ड या डेडली वेपन के साथ, मतलब ख़तरनाक वेपन के साथ, इसमें बता रखा है कि 144 में कि अगर कोई आर्म्ड या डेडली वेपन के साथ यूज़ करके आप उस आर्म्ड या डेडली वेपन का यूज़ करके कोई ऑफेंस करते हैं जिससे डेथ हो सकती है, इतना ख़तरनाक है वो वेपन कि वो उससे डेथ हो सकती है, तो जो मेंबर होगा अनलॉफुल असेंबली का उसे पनिशमेंट मिलेगी 2 साल और फाइन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 145। 145 में बता रखा है ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैड बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, के अगर किसी अनलॉफुल असेंबली को कह दिया कि आप यहाँ से हट जाइए, ठीक है, आप यहाँ से हट जाइए, डिस्पर्स हो जाइए मतलब,
तो और वो हटते नहीं है ना, और उसमें वो जॉइन और कंटिन्यू रहता है। तो इसमें हमें बता रखा है कि जो भी जॉइन और कंटिन्यू रहेगा अनलॉफुल असेंबली में, और उसे पता है कि ये जो असेंबली है ये अनलॉफुल हो चुकी है और इसे कमांड किया गया है कि आप हट जाइए यहाँ से, और वो उसमें कंटिन्यू या जॉइन रहता है, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी 2 साल या फाइन। अब 146 में हमें बता रखा है रायट। रायट में हमें बता रखा है, रायट में क्या है कि बस अनलॉफुल असेंबली होती है, अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस। ठीक है, वायलेंस, VIOLENC, वायलेंस। तो अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस अगर हो जाए तो वो राइट बन जाती है। तो अब सेक्शन में पढ़ लेते हैं कि राइटिंग, इसमें सेक्शन में हमें बता रखे कि जब फोर्स या वायलेंस यूज़ किया जा रहा है अनलॉफुल असेंबली द्वारा और उन सब का जो है कॉमन ऑब्जेक्ट एक है, तो वो जितने भी मेंबर होंगे असेंबली के वो सारे एवरी मेंबर गिल्टी माने जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर फोर्स और वायलेंस यूज़ हो रहा है अनलॉफुल असेंबली द्वारा और जो भी या फिर उसके किसी भी मेंबर द्वारा, और उन सब का जो है एक ही ऑब्जेक्ट है सब असेंबली के मेंबर का, तो उसका जो भी मेंबर होगा वो गिल्टी होगा राइटिंग का। ठीक है, अब इसमें हमें एक बात और बता रखी है कि फोर्स और वायलेंस को और राइटिंग, फोर्स के उसमें फोर्स या वायलेंस होना चाहिए राइटिंग में, और फोर्स जो है हमें सेक्शन नंबर 349 में बता रखा है। फोर्स हमें बता रखा है 349 में। ठीक है, और उसमें फोर्स में क्या बता रखा है हमें, फोर्स क्या होती है। ठीक है, अब इसमें फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें हमें बताया है कि फोर्स या वायलेंस होना चाहिए ना, और फोर्स हमें सेक्शन 349 में बता रखा है, तो साथ में ही पढ़ के लिंक करके चलते हैं। तो 349 में हमें बता रखा है कि मोशन अगर आप कॉज करें ना, मोशन अगर आप मोशन कॉज करें किसी चीज़ को, या फिर किसी में चेंज ऑफ मोशन करें या उस मोशन को रोकें, है ना, और वो किसी ह्यूमन बॉडी के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। आप मोशन करें, मोशन कॉज करें या फिर उसे स्टॉप करें किसी चीज़ को, है ना, और इसमें या फिर किसी मोशन में चेंज करें, तो वो मोशन उसमें जो है फोर्स उसे माना गया है। और इसमें वायलेंस जो है वो हमें क्या कहते हैं, डिफाइन नहीं है। वायलेंस, फोर्स तो हमें डिफाइन है सेक्शन 349 में अभी हमने पढ़ा, मगर वायलेंस जो है वो आईपीसी में डिफाइन नहीं है। मगर इसका हम एक जनरल मीनिंग मान सकते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में, किसी में फोर्स का यूज़ कर रहे हैं और किसी प्रॉपर्टी या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का यूज़ कर रहे हैं, और वो फोर्स जो है गलत है थोड़ी। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 147 में। 147 में हमें पनिशमेंट बता रखी है। पनिशमेंट इसमें राइटिंग की भी पनिशमेंट है 2 साल और फाइन। 148 में अगर आप दंगा कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, बलवा कहते हैं राइटिंग को, अगर आप बलवा कर रहे हैं डेडली वेपन के साथ, तो उसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी 3 साल। 3 साल आपको पनिशमेंट मिल जाएगी 148 में। अब आ जाते हैं 149 में। 149 में इसमें बता रखा है कि जो भी मेंबर होगा अनलॉफुल असेंबली का, ठीक है, वो गिल्टी होगा ऑफेंस का जो उसने कमिट करा है, और कमिट उसने कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में करा है। ठीक है, इसमें हमें बता रखा है पहले में, इसमें हमें पहले यहाँ तक इसे हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें बता रखा है कि जो भी ऑफेंस कमिट किया गया किसी मेंबर द्वारा जो कि अनलॉफुल असेंबली का था और उसे उस प्रोसिक्यूशन में किया गया कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में, अगर किसी मेंबर ने अनलॉफुल असेंबली में कोई ऑफेंस कमिट किया, तो इसमें हमें बता रखा है कि उस मेंबर को गिल्टी माना जाएगा उस ऑफेंस का जो जितने भी मेंबर हैं उन सब के प्रोसिक्यूशन में हुआ था।
सेकंड पैरा में हमें बता रखा है कि जो भी ऐसा मेंबर है और उसे असेंबली के बारे में पता था कि ये जो असेंबली है इसका कॉमन ऑब्जेक्ट प्रोसिक्यूशन का था, कि इनका एक प्रोसिक्यूशन का कॉमन ऑब्जेक्ट था कि ये जो असेंबली है ये अब ऐसे इस जगह पे जाके तोड़फोड़ करने वाली है। ठीक है, तो अगर वो जो पर्सन उस असेंबली में ज्वाइन रहता है तो तब भी उस पर्सन को गिल्टी माना गया है। तो इसमें हमें बता रखा है कि उसका कॉमन ऑब्जेक्ट उसे पता था, तो उसे गिल्टी माना जाएगा ऑफेंस का। इसे हम दो पैरा में हमने 149 में पढ़ा। अब एक बात आती है कि सेक्शन नंबर 34 में क्या था। 34 में एक हमारा जनरल रूल था, और ये हमारा 149 जो है ये हमारा एक स्पेसिफिक ऑफेंस को लेके बताता है। 34 में भी हमें कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करी गई थी। उसमें हमने पढ़ा था कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, और 149 में बात आ रही है कॉमन ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब इसमें कुछ डिफरेंस तो है। तो वो क्या डिफरेंस है कि 34 जो है हमारा वो एप्लीकेबल होता है जब क्या कहते हैं सेवरल पर्सन ने कोई ऑफेंस करा है और उनका जो है कॉमन इंटेंशन है, उन पर्सन का जो है कॉमन इंटेंशन है 34 में, तब आता है वो ऑफेंस। 149 में होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड इसमें डिफरेंस है कि इसमें जो है पर्सन अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होने की बात नहीं करी गई है 34 में सेक्शन नंबर। ये हमने फर्स्ट जो मेरी आईपीसी की वीडियो थी मैंने उसमें बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और 149 में बता रखा है कि इसमें अनलॉफुल असेंबली होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक डिफरेंस और है। इसमें 3-4 डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस और है इसमें कि इसमें सेक्शन नंबर 34 में 2 पर्सन बता रखे हैं मिनिमम, और इसमें बता रखे हैं मिनिमम 5 पर्सन सेक्शन नंबर 149 में। अब एक डिफरेंस इसमें है कि इसमें मीटिंग ऑफ माइंड का होना या प्री अरेंज प्लान का होना ज़रूरी है। सेक्शन नंबर 34 में प्री अरेंज प्लान होना चाहिए। ठीक है, प्री अरेंज प्लान होना इसमें ज़रूरी है, या फिर इनमें जो मीटिंग है उसमें मतलब दिमाग जो है उनका उन्होंने एक ही जैसा सोचा था और वो उसे करने जा रहे हैं, उन्होंने प्लान बनाया था। और इसमें क्या कहते हैं 149 में ज़रूरी नहीं है कि ये जो इसमें हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई अनलॉफुल एक्सप्लेनेशन में कि अगर कोई लॉ के कोई असेंबली है वो लॉफुल है, वो अनलॉफुल भी हो सकती है अगर वो जो हमने 5 चीज़ें पढ़ी है उनमें से कोई एक एक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन हमने पढ़ा था बारेंद्र कुमार घोष में। तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। और इसमें क्या कहते हैं कि अगर एक पर्सन ने, अगर किसी जैसे मान लीजिए 4-5 पर्सन है, अगर 3 ये पर्सन है और इन 3 पर्सन में से ये 5 पर्सन है, 5 पर्सन की होगी ना अनलॉफुल असेंबली, तो इन 5 पर्सन में से इस पर्सन ने क्या कहते हैं कर दिया, जो वो 5 ऑफेंस 5 थे वो क्लॉज, उनमें से कोई एक एक्ट कर दिया, तो ये 4 भी लाइबल हो जाएंगे उसके लिए। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं होती है 149 में। और सेक्शन नंबर 34 में बता रखा है कि अगर प्रिंसिपल जो है इसमें लगता है जॉइंट लाइबिलिटी का, सेक्शन 34 में जो प्रिंसिपल लगता है वो लगता है जॉइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल। और सेक्शन नंबर 149 में हमें बता रखा है कि इसमें जो प्रिंसिपल लगता है वो जॉइंट लाइबिलिटी का तो लगता है, मगर वो एक स्पेसिफिक ऑफेंस बनाता है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफेंस बनाता है
और इसमें क्या कहते हैं, इसमें तो एक जनरल रूल है कि अगर आप 2 से ज़्यादा पर्सन ने करा तो उन्हें साथ में जोड़ के उन्हें चला दिया जाएगा। और इसमें एक स्पेसिफिक ऑफेंस है कि आप अगर 5 जने मिलके ऐसे करते हैं तो आपको अनलॉफुल असेंबली बना दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 150 में आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 150 में बता रखा है कि अगर आप हायरिंग करें और किसी पर्सन की, और उस पर्सन को अनलॉफुल असेंबली के लिए हायरिंग करें, अगर आप अनलॉफुल असेंबली के लिए हायरिंग करें पर्सन को तो आप उसमें गिल्टी हो जाएंगे। सेक्शन 151 में वैसे पनिशमेंट पूछी नहीं जाती एग्ज़ाम में, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पनिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की होगी। 151 में इसमें बता रखा है कि अगर आप ज्वाइन करें या कंटिन्यू रहें असेंबली में और वो 5 से ज़्यादा पर्सन की हो जाए, और उन्हें 5 से ज़्यादा पर्सन की हो जाए तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। और अगर उन पर्सन को डिस्पर्स होने के लिए भी कहा जाता है तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 152 में बता रखा है कि अगर आपने किसी पर्सन को, जो पब्लिक सर्वेंट है और वो उसे क्या कहते हैं, ये कहा गया था कि आप इस बलवे को, इस दंगे को रोकिए, है ना, और वो आप उसे मतलब उसकी ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 152 में बता रखा है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसकी ड्यूटी में जो है असॉल्ट या ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उसकी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में। ठीक है, तो और उस पर्सन को कहा गया था कि जो ये अनलॉफुल असेंबली है इसे डिस्पर्स किया जाए, है ना, तो उसमें आपको सज़ा मिलेगी 3 साल, 3 साल की सज़ा होगी। सेक्शन 153 ए, इसमें बता रखा है कि अगर आप किसी ग्रुप को, क्या कहते हैं, ग्रुप के अंदर मतलब वो दें, तो उन्हें ऐसी ऐसी बातें कहें कि वो भड़क जाएं, और वो भड़क जाएं कि उन ग्रुप को भड़काने की बातें करें, और रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ, इन सब पे भड़काने की बातें करें, तो 153 ए में बता रखा है। तो इसमें बता रखा है कि वो स्पोकन या रिटन या किसी साइन विजिबल रिप्रेजेंटेशन द्वारा हो सकता है, और किसी के रिलीजन, रेस, कास्ट को लेके अगर आप भड़काने वाली बातें कहें तो आपको इस सेक्शन में गिल्टी माना जाएगा। लैंग्वेज, कास्ट, किसी ग्रुप के बारे में, और इसमें क्या कहते हैं, मेंटेनेंस, उसमें मतलब किसी के रिलीजन के बारे में गलत बात कहें तो इसमें आपको सज़ा होगी। और अगर किसी मतलब रिलीजन के ऊपर हमला कर दे, क्या मस्जिद पे जाके मस्जिद को तोड़ दें जाके, तो क्या कहते हैं उसे आपको सज़ा होगी, क्योंकि आप किसी के रिलीजन पे हमला नहीं कर सकते। हमारा भारत एक सेकुलर देश है ना, हमारा भारत सब रिलीजन को एक जैसे ही देखता है। अगर आप किसी मस्जिद मंदिर में तोड़ फोड़ करें तो आपको सज़ा इसमें 153 ए में होगी। और अगर आपके मतलब भड़काऊ बातें भी करते हैं, है ना, भड़काऊ बातें भी करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं पार्टिसिपेंट को, या फिर ट्रेन करते हैं किसी पार्टिसिपेंट को, है ना, और उन पार्टिसिपेंट को ट्रेन करते हैं ताकि वो दंगे करें, वहाँ पे जाके ऐसी एक्टिविटी करें, वो क्रिमिनल फोर्स या वायलेंस यूज़ करें, तो आपको 3 साल और फाइन की पनिशमेंट होगी। और अगर आपने क्या कहते हैं किसी मतलब मंदिर में अगर दंगा करा है, अगर आपने मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी पे दंगा करा है तो 3 साल होगी। और अगर आपने किसी मंदिर में जाके अगर ऐसे आपने बातें कही हैं तो आपको 5 साल और फाइन की सज़ा होगी। इसमें एक केस था गोपाल नायक गोडसे, आपने सुना भी होगा। इसमें क्या कहा गया था कि इसमें हिंदू हिंदू लोगों के बारे में गलत गलत बातें कही गई थी, और जो गोपाल नायक गोडसे है उसने एक हिस्ट्री की किताब लिखी थी, और उसमें जो है उनने गलत बातें लिख दी थी हिंदू रिलीजन को लेके, और उसने क्या कहते हैं उसने प्रमोट किया था डिसहारमनी को गोपाल नायक गोडसे में, तो उसे गिल्टी माना गया था। 1971 का केस है। 153 में आ जाते हैं। 153 ए बी 153
बी, अगर इसमें क्या कहते हैं ए में तो हमें बता रखा है कि अगर आप ट्रेनिंग देते हैं हथियारों की, और उन्हें क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं पब्लिक को, और हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो दंगा करें, दंगा फसाद कर दें, तो इसमें आपको गिल्टी माना जाएगा। इसमें आपको 6 महीने की सज़ा और 2,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 153B में हमें बता रखा है कि अगर आप नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर भी अगर आप कोई ऐसा हमला करते हैं या मूवमेंट चलाते हैं, या फिर नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में आप गलत बातें कहते हैं, तो आपको गिल्टी माना जाएगा। 154 में हमें बता रखा है कि अगर आप ओनर हैं किसी लैंड के और उस पर अनलॉफुल असेंबली हो रही है, तो उसमें आपको फ़ाइन होगा 1,000 रुपये तक का। ठीक है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं और आपके प्रॉपर्टी के ऊपर अनलॉफुल असेंबली या दंगा हो रहा है, दंगे की प्लानिंग चल रही है ना। और इसमें एक बात बता रखी है कि अगर एजेंट या मैनेजर भी है और उसे पता है कि ये ऑफेंस होने वाला है या इस ऑफेंस की प्लानिंग यहाँ पे ऐसे करके चल रही है, तो उसे क्या कहते हैं नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन में ये बातें बतानी पड़ेंगी, है ना। और इसमें क्या कहते हैं वो जितने भी लॉफुल मीन्स हैं उनका यूज़ कर सकता है उस अनलॉफुल असेंबली को सप्रेस करने में। और अगर वो क्या कहते हैं वो जो पर्सन है वो अगर उस लॉफुल असेंबली को सप्रेस नहीं करता है और पुलिस स्टेशन में जाके जानकारी नहीं देता है कि क्या कहते हैं यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली होने वाली है, तो उसे गिल्टी माना जाएगा और उसके ऊपर 1,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। अब इसमें बता रखा है 155 में हमें बता रखा है पर्सन की लाइबिलिटी, जिसे बेनिफिट हो रहा हो दंगे से, तो उसे भी लाइबल किया जाएगा। अगर मान लीजिए मैं एक ओनर हूँ, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला और मेरे रेस्टोरेंट के सामने एक और रेस्टोरेंट दूसरा एक छोटी सी दुकान लेके आ गया और वो मेरे से सस्ता बेच रहा है, और मैंने क्या कहते हैं 5-6 लड़कों को भेजा, 6 लड़कों को भेजा और मैंने बोला तोड़ फोड़ कर दो इसकी दुकान में। ठीक है, तो अगर मेरे को क्या है, मेरे को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि वो मेरा बिजनेस बिजनेस हड़प रहा है और मेरे को इससे बेनिफिट हो रहा है, तो मेरे को 155 में लाइबल किया गया है। 158 में हमें बता रखा है कि अगर आप किसी को हायर करें अनलॉफुल असेंबली या दंगे के लिए, ठीक है, अगर आप किसी को हायर करते हैं, जैसे मैंने हायर करे थे अभी 6 लड़के, तो मेरे को 6 महीने और फाइन की सज़ा भी होगी, और उन अनलॉफुल असेंबली के पर्सन को भी 6 महीने और फाइन की सज़ा होगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं एफरे। अब ये हमारा लास्ट बचा है एफरे। ठीक है, एफरे में इसमें क्या होता है, 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं। पहले तो हमने अनलॉफुल असेंबली पढ़ा, फिर हमने पढ़ा दंगा, और अब पढ़ रहे हैं हम एफरे 159 में। एफरे में क्या है कि 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं और वो लड़ाई कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में, और उस लड़ाई की वजह से जो है पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा कि उन्होंने एफरे करा है। और एफरे जो है हमारा एक फ्रेंच वर्ड से आता है, जिस फ्रेंच जो वर्ड है वो है अफेयर, AFFARAIR एफरेयर। एफरेयर का मतलब होता है कि टेरिफाई करना किसी को, किसी के अंदर डर बैठाना, है ना, किसी के अंदर डर बैठाना, कि आप किसी के घर के बाहर जाके मतलब उसे धमकाने लगे, चिल्लाने लगे, तो आप एफरे में माने जाएंगे, किसी को डराना धमकाना। अब इसमें क्या कहते हैं एफरे और राइट में एक डिफरेंस होता है, ऐसे होते तो 3 डिफरेंस है वैसे एफरे और राइट में, तो वो डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं। एफरे और इधर आ जाएगा हमारा राइट। तो पहला तो क्या है, एफरे में हमें सिर्फ 2 पर्सन के बारे में बता रखा है, राइट में हमें 5 पर्सन के बारे में बता रखा है। राइट में हमें 5 पर्सन के बारे में बता रखा है। एफरे जो है पब्लिक प्लेस पे हो सकता है, और राइट हमारा कहीं भी,
कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एनीवेयर, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें एक और बता रखा है कि इसमें डिस्टरबेंस होता है पब्लिक पीस को, एफरे में पब्लिक पीस को डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस ऑफ पब्लिक पीस, ठीक है। और इसमें राइट में हमें बता रखा है कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, कि डिस्टरबेंस ऑफ पब्लिक पीस होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इसकी हमें पनिशमेंट जो है एफरे की पनिशमेंट हमें बहुत हल्की दे रखी है, जो कि है 1 महीना या फिर फाइन। तो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।